Hello students, in today's lecture we will discuss sample inquiry. Okay? आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिदर्श जो अनुसंधान होता है वो क्या होता है. ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कि उसकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है, उसके गुण दोष जो हैं वो क्या हैं, और हम उसके अंदर उसकी जो एसेंशियल जो सैम्पलिंग के लिए होता है कि कौन से ऐसे एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, वो देखेंगे एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले उसका मीनिंग कि प्रतिदर्श अनुसंधान जो होता है, सैम्पल इंक्वायरी जो होता है वो होता क्या है. ओके, तो हम देखते हैं कि प्रतिदर्श अनुसंधान जो होता है वो इस तरीके का अनुसंधान होता है जिसके अकॉर्डिंग जो समग्र होता है, एग्रीगेट होता है, उसमें से किसी आधार पे कुछ जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स होती है उनको सेलेक्ट करते हैं, और उन जो इकाइयाँ हम सेलेक्ट करते हैं उन इकाइयों की डीप स्टडी से जो कंक्लूजन निकलते हैं, ठीक है, उनसे कुछ ऐसे कंक्लूजन निकाले जाते हैं, और समग्र में से जो सेलेक्टेड इकाइयाँ होती है, जो छाटी हुई इकाइयाँ होती है ना, उन इकाइयों को प्रतिनिधि जो समंक होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेटा जो होता है वो कहते हैं, या फिर उसे सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं. अब एक्चुअल में क्या है कि प्रतिदर्श जो है वो जो समग्र की जो इकाइयाँ होती है उनका वो अंश होता है जो पूरे समग्र के अध्ययन से चुना है. हमने क्या किया है, वो समग्र की इकाइयों का एक अंश होता है, एक हिस्सा होता है जो पूरा जो समग्र होता है उससे हमने सेलेक्ट किया है. मतलब अगर हम देखें कि एक एग्ज़ाम्पल की कॉलेज के 4000 विद्यार्थी हैं, उसमें से हमको 400 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है और उनका मंथली जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी स्टडी करनी है, तो वो क्या होगा, वो सैम्पल इन्वेस्टिगेशन होगी. और वो जो 400 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उसके प्रतिदर्श अध्ययन के आधार पे हम उन 4000 स्टूडेंट्स जो हैं उनके वो कितना खर्चा करते होंगे ये हम अज्यूम कर सकते हैं, और ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अब यदि क्या होगा कि प्रतिदर्श जो एप्रोप्रिएट होंगे तो समुचित जो रीतियाँ होगी उससे छाटा जाएगा और उससे क्या किया जाएगा, रिजल्ट निकलेंगे, और वो रिजल्ट क्या होंगे, वे एप्रोप्रिएट जो यूनिट्स होती है उसके अंदर अप्लाई होंगे. अब एट प्रेजेंट जो है, आज का जो टाइम है, उसमें जो सैम्पलिंग मेथड है वो स्टैटिकल जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड भी हो गया है. कौन सा मेथड, हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड की. मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम एरियाज़ जो होते हैं उसमें इस मेथड को यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रूटीन लाइफ है उसमें भी हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ परचेस करते हैं या कुछ भी लेने हम जाते हैं तो हम उसको थोड़ा सा कुछ सैंपल देखते हैं, हम कहते हैं सैंपल दिखाओ, है ना. जैसे सपोज़ अगर बात करें कि हम एग्ज़ाम्पल लें कि हम गेहूँ खरीदने जाते हैं या दालें लेने जाते हैं, या जो हमारा घर का मसाला होता है हम उसको परचेस करने जाते हैं, तो हम उसका थोड़ा सा सैंपल लेके आते हैं और घर में सबको दिखाते हैं. हम कहते हैं कि ये चेक करिए अच्छा है कि नहीं, खुद भी हम चेक करते हैं, चाहे उसका अरोमा हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो, है ना. हम ये देखते हैं कि कैसा है, बेटर क्वालिटी का होता है तो वो हम सैंपल चेक करते हैं, और फिर हम उस नमूने को देख के और उसकी जो वैरायटी है उसका पता लगाते हैं कि वो किस किस्म का है, कैसा है, और फिर हम उसको परचेस करते हैं. तो जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनको कुछ बीमारी है और उसको चेक करना है तो वो भी क्या करते हैं, ब्लड का एक सैंपल लेते हैं, है ना. तो ये उस एक सैंपल से ही वो जो डिजीज़ है या क्या प्रॉब्लम है ना, उसका वो पता लगा सकते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रतिदर्श होता है उसकी कुछ यूनिट्स जो होती है उनका ऑब्जर्वेशन करके बड़े लेवल पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक छोटे प्रतिदर्श के बेस पे हम पूरे क्षेत्र का निर्णय ले सकते हैं, पूरे एरिया को हम क्या कर सकते हैं, पूरे एरिया का कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. ओके, तो ये होता है सैम्पल इंक्वायरी. ठीक है, नाउ देन फिर अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या क्या है, कि इसके गुण क्या क्या होते हैं. तो हम इसमें देखते हैं कि प्रतिदर्श जो है वो प्रतिदर्श अनुसंधान जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जो एट प्रेजेंट जो टाइमिंग है उसके अंदर हम इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं इस मेथड को, तो डेफिनेटली इसके क्या होंगे, गुण भी होंगे. अब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो बचत है. ठीक है,
सेविंग कंसेप्ट जो होता है वो देखते हैं कि प्रतिचयन रीति जो होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा धन, समय और श्रम जो होता है उसकी बहुत बचत हो जाती है। ये जो चाहे हम धन की बात करें, है ना, चाहे हम टाइम की बात करें या लेबर की बात करें, इस सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है वो सब बच जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो एग्रीगेट्स हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स होती हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। अगर सपोज़ हमने 5000 इकाइयाँ हैं उनको हमको स्टडी करना है तो हम उन 5000 इकाइयों के पास नहीं जाएंगे, वो 5000 यूनिट में से हम 500 सेलेक्ट करेंगे और उन 500 का हम अगर कंक्लूजन निकालेंगे, हम उनकी स्टडी करेंगे और उनके बेस पे उन 5000 का कंक्लूजन निकालेंगे, तो क्या होगा, हमको उसके अंदर टाइम भी कम खर्च करना पड़ेगा, पैसा भी हमारा कम खर्च होगा और लेबर भी कम लगेगा। ओके, तो इसलिए इसका ये एक गुण है। देन फिर जो विस्तृत जांच जो होती है उसकी बात अगर हम करें तो कम होने के कारण उनकी बहुत अधिक अच्छी और विश्वसनीय जांच हो जाती है ना, क्योंकि हम उसको बहुत एक्सपांड फॉर्म में उसको एवेल्युएशन कर सकते हैं। देन फिर विश्वसनीयता की बात करें कि प्रतिदर्श जो है वो एप्रोप्रिएट जो बेस होता है उस पर यथेष्ट मात्रा में जो छांटे जाते हैं, जो सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो जो सेलेक्ट किए जाएं तो वो प्रतिदर्श अनुसंधान जो होता है उसके रिजल्ट के बराबर होते हैं और लगभग हम ये कहें तो रिजल्ट भी वही होगा जो संगणना अनुसंधान में हमको मिलता है। फिर हम ये देखते हैं कि हमने विस्तृत जांच देखा, हमने बचत देखी, हमने विश्वसनीयता देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो प्रतिदर्श रीति जो होती है वो बहुत अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल डेटा होते हैं उनका दूसरे प्रतिदर्शों से जांच किया जाता है, उनका दूसरे प्रतिदर्शों से उनको क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और यहाँ क्या है, यहाँ रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसके बेस पे जो सैम्पलिंग की जाती है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो जो गलतियाँ होती है वो लिमिट में होती है और अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें अनुमान भी लगा सकते हैं, हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम एक तरीके से कहें कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर होगी। अब अगर हम ये देखते हैं कि जो यहाँ उपयुक्तता की बात करें, है ना, तो उसमें हम ये देखते हैं एक गुण और है कि उपयुक्तता क्या होती है। तो जो चाहे हम सोशल बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक बात करें, चाहे हम बिजनेस की बात करें, ये जितनी भी समस्याएं हैं इनकी स्टडी के लिए ये जो प्रतिचयन होता है, ये जो मेथड होता है, ये जो सैम्पलिंग मेथड होता है, ये अप्रोप्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, टाइम हमारा कम खर्च होता है और इसके अलावा क्या होता है कि जो एग्रीगेट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड फॉर्म में है, तो उनकी सारी यूनिट्स को एग्जामिन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिदर्श अनुसंधान जो होता है उसको यूज़ करते हैं और इसलिए वो एप्रोप्रिएट है। ओके, तो ये हमने उसकी जो इम्पोर्टेंस कहें या मेरिट्स हम कहें, है ना, बेनिफिट्स हम कहें, वो हैं। देन फिर अब हम बात करते हैं उसकी लिमिटेशंस की या दोष जो हैं उनकी। तो हम कमियां देखें अगर उसमें, तो जो दोष है प्रतिदर्श प्रणाली के, वो उसमें क्या है, शुद्धता जो होती है उनकी कमी रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि इकाइयाँ अलग अलग गुण वाली होती है और अलग अलग क्वालिटी की होती है, तो उनकी जो काउंटिंग होती है उनमें भी कंटिन्यूस चेंजेस होते रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रतिदर्श रीति जो होती है वो क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है, वो एप्लीकेबल नहीं होती है और वो अप्रोप्रिएट भी नहीं होती है, वो सही नहीं होती है। तो अब हम उसमें देखते हैं कि ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से ये जो संगणना रीति है उसके कंपैरिजन में प्रतिदर्श जो प्रतिचयन रीति होती है, सैम्पलिंग जो है उसका वो अप्रोप्रिएट नहीं बैठती है। तो उसमें हम देखते हैं फर्स्ट है विशाल क्षेत्र और कम शुद्धता। मतलब क्या है, एरिया बड़ा है तो एक्यूरेसी नहीं रह सकती है, प्योरिटी नहीं आ सकती है। तो जब अनुसंधान का एरिया बहुत बड़ा होता है तो हाई लेवल की जो शुद्धता होती है उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और प्रतिदर्श का वहाँ यूज़ जो किया जाएगा वो उचित है, परफेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि शुद्ध
रिजल्ट निकलेंगे। अगर एग्जांपल हम देखें कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी हमको जांच करनी है तो एरिया क्या है, बहुत विशाल है और बड़े एरिया में दूर दूर तक फैले हुए हैं लोग, तो हर कंज्यूमर से कांटेक्ट करके और संगणना जांच करना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड को ही यूज़ करते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि अनंत समग्र है, कि जो समग्र की इकाइयाँ अनंत है तो प्रतिदर्श रीति जो होती है वो भी वांछनीय रहती है। मतलब अगर हम कहें कि जो इन्फेंट्स होते हैं, है ना, उनका जो एवरेज जो वेट होता है उसको पता लगाने के लिए प्रतिचयन विधि हमको यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि शिशु का जन्म जो होता है वो तो अनंत काल तक चलता रहेगा। मतलब जब तक पृथ्वी है, जब तक लोग हैं, तब तक शिशु जन्मते रहेंगे। तो हर बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि समग्र की जो समाप्ति है या विनाश होता है। मतलब अब ये एक दोष और क्या सामने आ रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें जो एग्रीगेट्स होते हैं उनकी हर यूनिट की जांच की जाती है, वो सभी इकाइयाँ जो होती है उनमें ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर कि कोई खाने की चीज़ है तो उसको हम टेस्ट करके उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं, और ये काम केवल उसके एक ही भाग की परख करके किया जा सकता है। ऑब्वियस है कि कोई चीज़ है तो उसको एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी अगर चीज़ हम खा लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कपड़े की जो उसकी जो क्वालिटी है या वो कितना रिलायबल है, इसको जांच करने के लिए उसको थोड़ा सा हिस्सा उसका फाड़ के देखा जा सकता है। या मैच बॉक्स जो होता है या बल्ब जो होता है उसकी वैरायटी जांचने के लिए कि वो अच्छा है कि नहीं है, उसकी सभी इकाइयों की परख की जाए तो वो सब खत्म हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मैच बॉक्स में मैचेस है और हम उसमें से क्या कर रहे हैं, एक एक को जला जला के देख रहे हैं। तो सबको जला के देखेंगे तो क्या होएगा, मैच बॉक्स ख़त्म, है ना। या कोई चीज़ ऐसी खाने की है जिसको हम टेस्ट करेंगे तो उसको हम पूरा टेस्ट करेंगे तो वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके उनको देखा जाता है। देन फिर अब हम ये बात करते हैं इसके अंदर की संगणना जांच जो है वो असंभव है। मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें संगणना द्वारा जांच करनी होती है तो वो इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हमको ये पता लगाना है कि इंडिया में कोयले की जो खान है ना, जो तो उनमें कितना और किस क्वालिटी का कोल होता है ना, तो संगणना रीति जो होती है उससे सब बातों को देखा जाता है। मतलब संगणना रीति जो है उसमें जितनी भी माइंस होती है उनको सबको खोद के उनको डिगिंग करके उनकी वहाँ पे ये पता लगाया जाता है कि जो असंभव और अवांछनीय है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारी माइंस जो है उनको सबको खोदा जाएगा और उसमें पता लगाया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, प्रतिदर्श अनुसंधान एप्रोप्रिएट रहेगा कि कुछ ऐसी एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट के रूप में और उनमें हम डिगिंग करके और फिर हम पता लगाते हैं कि किस तरीके का है। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन होगा ये एप्रोप्रिएट होगा। और लास्ट इसके अंदर है एक रूपता। मतलब प्रतिदर्श प्रणाली जो है वो तब हमको यूज़ करनी चाहिए जब समग्र की सभी इकाइयों में एक रूपता या सजातीयता का तत्व हो। मतलब हम कब यूज़ करेंगे उसको, जब सब सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि हम 5000 लोग हमने सेलेक्ट किए हैं लेकिन उनमें से कुछ का हमको एज देखना है, कुछ का हमको हाइट देखनी है, ऐसा नहीं है। अगर 5000 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं तो उन 5000 स्टूडेंट्स के टोटल इनकम कितनी है या उन सब की टोटल हाइट कितनी है ना। तो इस तरीके से उनको हमको क्या करना है, उसमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से हम उसके दोष देखते हैं कि समग्र की समाप्ति और विनाश होता है, संगणना जांच असंभव होती है, एकरूपता की कमी पाई जाती है। तो ये सब हमको देखने को मिलते हैं। देन अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ सैम्पलिंग। प्रतिचयन के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अब हम उसमें ये देखते हैं कि अगर हम कंक्लूजन निकालें और एप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकालें तो उसके लिए कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में, सैम्पलिंग जो है उसके बारे में। तो अब हम उसके अंदर देखते हैं कि प्रतिचयन के आवश्यक तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब प्रतिनिधित्व जो होता है कि प्रतिदर्श ऐसे होने चाहिए जो समग्र की सभी जो विशेषताएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करें। मतलब एग्रीगेट्स जो हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो करें।
ये तब हो सकता है जब हर यूनिट जो होती है ना, हर यूनिट जो है वो प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर उनको प्राप्त हो। जैसे अगर हम देखें कि 1 देन 5 देन फिर 10 15 20 इस तरीके से हम हमारे हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, कि समग्र की जितनी भी इकाइयाँ होती है वो आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, है ना, लिबर्टी मिलनी चाहिए उनको। और कोई भी यूनिट जो होती है या कोई भी पद जो होता है उसका प्रतिदर्श में इंक्लूड होना समग्र की कोई भी दूसरी यूनिट जो होती है उसमें शामिल होने पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना, कि दूसरी यूनिट उसके अंदर इंक्लूड हो और उसके ऊपर पहली डिपेंड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देन हम बात करते हैं होमोजेनिटी की, सजातीयता की, कि ये एक ही जो समग्र होता है उसमें से 2 या अधिक प्रतिदर्श छांटते हैं और वो छांटे जाए तो उनमें परस्पर जो सजातीयता होनी चाहिए वो कैसे, तो उनमें होने वाले जो वेरिएशन है जो वो निर्धारित सीमाओं में होने चाहिए, वो लिमिटेड होने चाहिए। दैन फिर हम बात करते हैं एडिक्वेसी की, पर्याप्तता की, कि प्रतिदर्श पर्याप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। उसमें जितनी ज़्यादा इकाइयाँ हम इंक्लूड करेंगे उतना ही उनकी शुद्धता होगी, है ना, कि जितनी ज़्यादा हम इकाइयाँ उसके अंदर इंक्लूड करेंगे उतनी उसमें क्या होता जाएगा, उसके अंदर शुद्धता होगी। ओके, नाउ अब फिर हम ये देखते हैं कि ये तो हमने जो एसेंशियल जो थे सैम्पलिंग के लिए वो देखे, आवश्यक तत्व जो थे वो देखे। अब हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके सैम्पलिंग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिदर्श का जो स्टडी किया जाता है उसमें कुछ उद्देश्य होने चाहिए, और वो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उसमें हम ये देखते हैं। फर्स्ट यहाँ ये कह रहे हैं कि समग्र के संबंध में सूचना कलेक्ट करना, मतलब प्रतिदर्श की जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसमें पूरे समय के बारे में या कम से कम समय में या कम खर्च से या अधिकाधिक जो एप्रोप्रिएट जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको अवेलेबल कराने से, ये सब क्या होते हैं, ये सब सैम्पलिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब जो एग्रीगेट है उसकी बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका पता लगाने के लिए प्रतिदर्श अनुसंधान किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रतिदर्श का अध्ययन करके क्या किया जाता है, पूरे समग्र के, सारा जो समग्र होता है उस पूरे समग्र के बारे में कम से कम टाइम में और कम से कम खर्चे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है, हमारे को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। और ये करना क्या होता है, ये सैम्पलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और एग्रीगेट्स जो होते हैं उनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन होती है इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देन सेकंड हम देखते हैं समग्र के स्थिरांकों का जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि प्रतिदर्श इकाइयाँ जो है उनके सांख्यिकीय माप होते हैं। जैसे हम कहें कि जो सैम्पलिंग मीन होता है, सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन सब की जो हेल्प ली जाती है उससे पूरे जो समष्टि होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो सांख्यिकीय माप होते हैं उनमें हम इनको अनुमान लगा सकते हैं और लगाए जाते हैं। प्रतिदर्श इकाइयाँ जो होती है उनके सांख्यिकी जो माप होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको स्टैटिस्टिक कहते हैं। और तत्संबंधी समग्र जो होते हैं उनके सांख्यिकी माप जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट में अगर हम कहें कि ये जो स्टैटिस्टिक जो है ना, उसकी हेल्प से जो पैरामीटर जो होते हैं उनका बेस्ट से बेस्ट अनुमान लगाना प्रतिचयन का इम्पॉर्टेंट उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अब हमने ये देखा कि स्थिरांकों का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। देन फिर हम देखते हैं कि जो विश्वसनीयता होती है उसकी जांच करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ये क्यों एक उद्देश्य के रूप में लिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव क्यों सेलेक्ट किया गया है इसको सैम्पलिंग का। इसको विश्वसनीयता की जांच को सैम्पलिंग का एक ऑब्जेक्टिव इसलिए यूज़ किया गया है कि एक ही समग्र से जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो कई जो रैंडम सैम्पलिंग जो होती है उसके सांख्यिकीय माप जो होते हैं ना, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उनका समष्टि के सांख्यिकी जो माप होते हैं,
है ना, सांख्यिकी के जो माप होते हैं जिनको पैरामीटर कहते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको पता लगाने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए, इसकी जांच करना प्रतिचयन का एक उद्देश्य हो जाता है। और ये जो अंतर होता है या तो ये प्रतिचयन के वेरिएशन जो होता है उसकी वजह से होगा, है ना, या फिर ये कुछ और रीजंस होते हैं उनकी वजह से क्रिएट होता है। तो जो सैम्पलिंग थियरी है उसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी एक्यूरेसी को जांचा जाता है, जो अंतर होते हैं उनकी सार्थकता जो होती है उनकी परख की जाती है। ओके, तो ये था विश्वसनीयता की जांच करना। देन फिर अब प्रतिचयन का एक उद्देश्य और है कि संगणना अनुसंधान जो है होता है उसकी सत्यता की जांच करना, कि संगणना अनुसंधान जो है उससे क्या होता है, उससे अवेलेबल जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी सत्यता जो होती है, उनकी एक्यूरेसी जो है उसकी जांच करना चाहिए हमको। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनकी जांच करने के उद्देश्य से भी प्रतिदर्श अनुसंधान किए जाते हैं। हमको क्या करना है, हमको जो परिणाम है उनकी सत्यता की जांच करने के उद्देश्य से भी प्रतिदर्श अनुसंधान हम करेंगे। मतलब लगभग क्या होगा, सभी जो कंट्रीज़ हैं उनमें जनगणना जो की जाती है उनके जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनका परीक्षण करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए उसके बाद में प्रतिदर्श आधार जो होता है उसकी स्टडी की जाती है। मतलब उसके बाद में क्या किया जाता है, पोस्ट एनुमरेशन सैंपल चेक किया जाता है और उसका आयोजन किया जाता है। तो एक बात और क्या है कि संगणना अनुसंधान जो होता है उसकी भी सत्यता की हमको क्या करनी है, जांच करनी है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो सैम्पलिंग है उसके एसेंशियल जो होते हैं वो देखे हमने, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। फिर हमने ये देखा कि सैम्पलिंग जो होती है, सैंपल इंक्वायरी जो होती है, सैंपल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है और उसके गुण दोष के बारे में हमने देखा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।